हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। और डिस्कस करेंगे आज अपनी जो क्लास चल रही थी चक्रवृद्धि ब्याज, उसी के आगे की जो सीट है, सीट नंबर 3। और ये चक्रवृद्धि ब्याज की लास्ट क्लास है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। उससे आगे आज डिस्कस करते हैं। इस सीट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, और इससे बाहर जो मैंने आपको आज तीसरी क्लास है, इससे बाहर चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन नहीं आए। आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आप इसी को प्रैक्टिस करते रहना और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपकी इस पर जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको बहुत आसानी से इसको बता दिया है। ठीक है, इसमें आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे वीडियो को देखते हुए चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए उसी के आगे बढ़ते हैं और आज की सीट अपनी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये उसका साइन है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। यहाँ पर मैं मैथ की जो पेडागोजी की क्वेश्चंस हैं, जो सीटेट वगैरह में आते हैं, वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। और जो भी जीके का पोर्शन है, या जो मुझे अच्छा लगता है, जो टीचिंग एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो अदर एग्जाम होते हैं उनके लिए जो अच्छा कंटेंट मुझे लगता है, वो मैं बना लेता हूँ और उसको इस पे डाल देता हूँ। या मुझे कहीं से मिल जाता है तो वो भी मैं इस पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है पुनीत कुमार ऑफिशियल, आप इसको विजिट कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, वहां पर भी आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा, आप वहां पर जाकर देखिए। और टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल से तो जरूर ही जुड़ जाएं। स्टडी विद पुनीत टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर आपको क्लास के अपडेट वगैरह सब कुछ मिलेंगे। वहां पर टेलीग्राम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप जरूर जुड़ जाइए। अपने अगर आप किसी अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए। अगर वो क्लास ले रहे हैं तो उनको बताइए टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आज क्लास जो तीसरी क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की, आज ये कंप्लीट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आपका। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। लास्ट क्लास में बताया था क्या, कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए है। मैंने तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, जिसमें एसआई और सीआई का अंतर दे रखा था। ठीक है, और आपसे कुछ भी निकलवा रहा था, वो या तो मूलधन निकलवा रहा था, या दर निकलवा रहा था, या समय निकलवा रहा था। तो आप इस तरीके से इसमें क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, 2 वर्ष के, और मैंने ये भी बताया था, ये जो फॉर्मूला जो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो, तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, कौन सा, P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। और ये किसके बराबर था, डी बराबर। डी क्या होता है इसमें, डी बराबर क्या होता है, डी को ही हम क्या कहते हैं, एस आई माइनस सी आई। यानी कि डी किसको प्रदर्शित करता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को। डी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, एस आई माइनस सी आई बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैंने इसी को शॉर्ट टर्म में लिख दिया है, क्या, डी। डी फॉर डिफरेंस होता है, डिफरेंस किसका, अंतर किसका, एस आई और सी आई का, डिफरेंस को कहते हैं हम अंतर। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और पहले क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। पहला क्वेश्चन कहता है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए है। हमें अंतर दे रखा है कितना, 48 रुपए दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और ब्याज की दर कितनी है, 20% है। ब्याज की दर कितनी है, 20%। तो मूलधन बताना। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 2 वर्ष है। सबसे पहले तो हमें यही देख लेना है कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष। तो हम 2 वर्ष वाला अपना फॉर्मूला अपनाएंगे, डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। P कितना है बताओ, हमें निकालना है P, मूलधन ही तो निकालना है। और P को हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, इंटू आर कितनी दे रखी है बताओ, आर कितनी दे रखी है, रेट 20%, यानी कि 20/100। 2 बार गुणा करनी है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, तो 20/100। परसेंटेज को
यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले में 100 लिखा हुआ है नीचे, आपको परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 20/100 इंटू 20/100। और डिफरेंस, डिफरेंस बराबर, डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, देखो डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, ये वाला डिफरेंस हमें इस बार दे रखा है कितना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 48। तो ये किसके बराबर है, 48 के। ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, हम इसको आराम से कर सकते हैं। अब कैसे, 20 से कटेगा क्या, 20×5 100, 20 से कटेगा क्या, 20×5 100, क्या आ गया 48 बराबर P इंटू 1/5×5 25, यही तो आ गया। अब P की गुणा किस, P बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 25 कहां पर है, नीचे भाग में है। ठीक है, किसके साथ, P के साथ नीचे भाग में है, तो ये कहां जाएगा, उस साइड चला जाएगा, किधर, 48 के साथ गुणा में। ठीक है, जब भाग में है तो ऊपर 48 के साथ गुणा में जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 48 गुणा 25 बराबर 25 अट्ठे 200, कितना बचा 20, 25 चौका 100 और 20 120, कितना आ गया हमारा आंसर 1200। ऑप्शन नंबर 3 कर देंगे आप, आराम से कर देंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, वो भी मिनिमम कैलकुलेशन है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा हो या निकलवा रहा हो, तो आप यही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे 2 साल के लिए। ठीक है, याद रखना। देखो अगला भी क्वेश्चन है, मैंने इसको लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिखा है, मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि आप इस चीज को भी समझें। ठीक है, मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूं तो वो हर तरीके से ट्रेंड कर रहा हूं। आप एक डाटा दे रखा है, उससे हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। कैसे, देखो पी दे रखा है यानी कि मूलधन दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल, और सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या दे रखा है 2। तो ये कौन सा क्वेश्चन है बताओ, यही क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपए है, यदि उसका मूलधन 1250 रुपए है तो दर ज्ञात कीजिए। सिंपल है, बना सकते हैं क्वेश्चन। तो बस हमें क्या डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला लगाना है। डी बराबर क्या होता है, पी इंटू R/100 की पावर 2, 2 साल के लिए, तो यही वाला फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, डिफरेंस हमें कितना दे रखा है बताओ, डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 2 बराबर पी कितना दे रखा है 1250 गुणा आर कितनी दे रखा है, आर हमें निकालनी है इस बार, तो R/100 इंटू R/100, आर हमें निकालनी है ना, तो आर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे R/100 इंटू R/100। ठीक है, अब क्या है देखो कैसे करेंगे, इसको काट दो, जो जैसे जिस तरीके से कट रहे हैं, देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 25 से काटेंगे, 5 से भी काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले 25 से काट लो, 25×5 125 और 25 से 100 पूरा पूरा कटेगा, 25 चौका 100, कट गया ना। ठीक है, फिर 5 से हम किसको काटेंगे, 10 को, 5 दूनी 10, नीचे क्या बचा 4 और 2 बचा, 4 और 2 की गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा 8, और 8 जब नीचे आएगा तो 8 नीचे ही तो है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुणा में। क्यों, क्योंकि 8 नीचे है भाग में, तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुणा में, तो 2 से उसकी गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा, आर और आर, और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। गुणा में मैंने बताया था, गुणा में अगर समान घातें होती हैं, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, और बीच में गुणा लग रही है, तो घातों को जोड़ देते हैं, 1 और 1 2, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता बीच में, आर प्लस आर, तो ये क्या होता बताओ, गुणा तो नहीं हो रही, तो हम इसको जोड़ देते, 1 आर ये है, 1 आर ये है, कितना, कितने हो गए 2 आर, तो 2 आर होता। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और जब प्लस होता है तो क्या होते हैं, उसके गुणांक जुड़ते हैं। इसका गुणांक क्या था बताओ, इस वाले आर का गुणांक क्या था, इसका गुणांक था 1, और इस वाले आर का गुणांक क्या था 1, तो 1 आर और 1 आर 2 आर। ठीक है, जब बीच में जो जमा का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, तो वो जुड़ जाते हैं, और जब बीच में गुणा होता है तो उनकी घातें जुड़ती हैं। ठीक है, बीच में प्लस होता है तो उनके गुणांक जुड़ते हैं, जब उन बीच में गुणा होता है तो उनकी घातें जुड़ती हैं। ठीक है, लेकिन आधार उनके समान होने चाहिए, ये आधार देखो समान थे, यहाँ पर भी आर था, यहाँ पर भी आर था। ये नहीं है कि यहाँ पे एक्स है इंटू यहाँ पर वाई है, तब क्या ऐसे कर देंगे एक्स वाई स्क्वायर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई, ये अलग अलग है, यहाँ पर दोनों तरफ या तो एक्स ही होता या दोनों तरफ वाई होता। ठीक है, अगर इसकी गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्स वाई। अगली बात समझ में, इतना समझ गए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक दिन इसकी मैं क्लास आपकी लूंगा,
ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं मैं इसकी भी आपको बताऊंगा इसको, ठीक है। एक दिन इसकी क्लास में बनाऊंगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें एलसीएम एचसीएफ आता है, जो बटी वाली संख्याएं हैं पलट के उल्टी हो जाती हैं, वो सब कुछ मैं आपको एक क्लास में उसकी मैं तैयार करूंगा सीट। उसमें सारे आपके क्वेश्चन, आपको होमवर्क भी मिल जाएगा वहां उसमें, और आप उसको इजीली आपको समझ आ जाएगा कि होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या हो गया देखो, 4 और 2 की गुणा हुई, 4 दूनी 8, 8 की गुणा होकर ऊपर चली गई, 8 की 2 में गुणा हो जाएगी यहाँ पर 16, और यहाँ पर देखो आर है और यहाँ पर भी आर है, क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 8 दूनी 16, तो आर बराबर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कहाँ किधर चढ़ेगा, अंडर रूट 16 की तरफ। तो 16 किसका अंडर रूट होता है बताओ, 16 किसका अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट किसका होता है, सॉरी 16 किसका अंडर रूट होता है 4 का। तो आर बराबर क्या आ गया 4, तो यानी कि रेट उसकी कितनी हो गई 4%, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें, सीट में मैंने ठीक नहीं किया है ये, तो आप इसको ध्यान से ठीक कर लेना। यहाँ पर 5% लिख देना, यहाँ पर 4% लिख देना, यहाँ पर 2%, यहाँ पर 3%। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 4% ही राइट आंसर, ठीक है। जब मैं सीट बनाता हूँ तो मुझे कभी कभी थोड़ी सी गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको मेंशन मत किया करो, क्योंकि सीट भी बनानी होती है, क्लास भी तैयार करनी होती है, तो इसको अपलोड भी करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में, तो कभी कभी जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पढ़ा बिल्कुल भी गलत नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा था, मूलधन दे रखा था, टाइम दे रखा था, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा था, और 2 साल के लिए ही था टाइम, ठीक है। हमें आर निकालनी थी, हमने आर निकाल ली, ठीक है। जब भी आर निकलेगी तो ध्यान रखना यहाँ पर स्क्वायर जरूर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आर होता है, यहाँ पर भी आर होता है, वो गुणा होके आर स्क्वायर बनता है, ठीक है। और जब इसकी गुणा होगी, जब आर स्क्वायर बनेगा तो पक्का वो अंडर रूट किसी ना किसी का होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 2500, टाइम 2 ईयर, 2 साल। इस बार क्या निकालना है, सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है, और आर हमें दे रखी है 6%। 2 साल है टाइम, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। आगे बात समझ में, पक्का। अब देखो पी कितना है बताओ, 2500 गुणा आर कितना है 6, 6/100, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है 6/100, ठीक है। और हमें डिफरेंस कितना दे रखा था बताओ, डिफरेंस तो हमें निकालना था ना, ये डी निकालना था, तो डी बराबर काट देंगे जो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर इस 2 से 6 कट जाएगा, ये वाला 2 तिया 6, तो डी बराबर क्या आ गया, 3, 3 गुणा 3, सॉरी ये बीच में गुणा है ना, तो 3 गुणा 3 कितना आ गया 9, 3 तिया 9, तो डी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 9 आ जाएगा, डी बराबर 9। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। गलती मत कर देना, 3 और 3 6 मत कर देना, जैसे अभी मैं कर रहा था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे इस चीज पे, 3 तिया 9, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 2 साल के लिए था। अब जो क्वेश्चन है ये 3 साल के लिए है, उस आपसे 3 साल का डिफरेंस भी पूछ सकता है, 3 साल के डिफरेंस पर भी सवाल दे सकता है, तो मैंने उसका भी आपको इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, क्योंकि अगर 2 साल का पूछ सकता है तो वो 3 साल का भी पूछ सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 3 साल का भी सॉल्यूशन है जो हम इजीली कर सकते हैं। हमसे कोई भी बच्चा आगे नहीं निकलेगा, ये ध्यान रख लेना, कोई भी हमसे आगे नहीं निकल सकता। आप सबसे बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीज निकाल कर देता हूँ जिसमें आपका टाइम कम से कम लगेगा, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन किस तरीके से कराता हूँ जिसमें आपका टाइम बच जाए, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए, और आपकी गलती कम से कम हो, मैं वो चीज आपको देता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं आपको किसी एक्स से करा सकता हूँ, एक्स मान के करा सकता हूँ, एक्स से आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ोगे तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाए,
हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको बताए, कहाँ से किस तरीके से होता है। अब ये देखो 3 साल का क्वेश्चन है, 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। ठीक है, अंतर ज्ञात करो, 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है यदि मूलधन 16,000 रुपए है और दर कितनी है 5%। दर भी हमें दे रखी है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कितना 16,000, दर दे रखी है 5%, और हमें टाइम दे रखा है कितना 3 years। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस, यही तो हमें निकालना है। मेरे पास अभी तक मैंने तुम्हें फॉर्मूला जो बताया था वो 2 साल का बताया था, 3 साल का नहीं बताया था, लेकिन इस बार 3 साल का आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है। डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है वही लगाइए, P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। ये तो 2 साल का हो गया। जब भी आपसे 3 साल का पूछे, गुणा क्या चीज करनी है, गुणा करनी है किससे, 300 प्लस आर अपॉन 100, इतने से गुणा करनी है, आंसर आ जाए। ये चीज और ऐड कर देनी है, 300 प्लस आर अपॉन 100, इससे गुणा कर देनी है। अब देखो कितनी आसानी से आपका आंसर आएगा। हमें डिफरेंस निकालना है, पी कितना है 16,000, आर कितना है बताओ, आर हमें दे रखा है 5%, यानी कि 5/100, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगी, 5/100। अब बात रही इसकी गुणा 300 प्लस आर, 300 प्लस आर, आर उसमें जो परसेंटेज दे रखी है हमें, रेट दे रखी है वो जुड़ जाएगी। 300 में आर कितना दे रखा है बताओ, 5 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 305, कितना हो जाएगा 305, 300 प्लस आर कितना है 5, 305 हो गया अपॉन 100, यही तो दे रखा है। अब बस हमें सिंपल काटना है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ठीक, अगली बात समझ में। अब इससे देखो 25 है, ये 5 की 5 से गुणा करूंगा मैं, कितना बन रहा है 25 बन रहा है, ऊपर 5 की 5 से गुणा होगी तो 25 बन रहा है। अब इस 25 से मैं ये नहीं काट सकता हूं 100, 25 चौका 100, कट गया पक्का। या तो तुम 5 से काटो, ऐसे भी तो यार तुम छोटी छोटी चीजें पे समझ जाया करो। देखो मैंने क्या काम किया यहाँ पर, इसको देखो दोबारा से, ये चीज थी। ठीक है, मैंने 3 जीरो से पहले 3 जीरो काट दिए, ये लो कट गए, क्या बचा ऊपर 5 5 16 और 305 बचा है, नीचे 110 बचा हुआ है। ठीक है, मैं क्या काम करूंगा, या तो इस 5 से काटूं पहले, 5 दूनी 10, ठीक है, फिर इस 5 से काटूं, 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से काट सकता हूं। फिर क्या काम करूंगा मैं, इस 2 से काटूंगा 16, 2 अट्ठे 16, ठीक, फिर 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक, फिर इस 5 से काटूंगा, 5 छंग 30 और 5 एकन 5, और फिर 61 बचेगा ऊपर, और इधर क्या बचा 2, और 61 दूनी कितने होते हैं, डी बराबर 122, 61 दूनी 122, हमारा आ गया आंसर 122। अब देखो ये मैंने काटा अलग अलग, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखाऊं, तुम खुद जानकारी देखो, तुम मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो काटने का तरीका होता है एक, हम करने को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ट्रेंड कर रहा हूँ, तो हर चीज में ट्रेंड करना है। ठीक है, अब देखो 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिए, ये लो, ठीक है, 5 और 5 की बीच में गुणा हो रही है, देखो गुणा का निशान है, 5 और 5 यानी कि ये क्या बना रहे हैं ऊपर 25, अगर ऊपर 25 है तो नीचे क्या है 100 है, ये पूरा पूरा कट सकता है इन दोनों 5 की गुणा करके, 5 पंजे 25 चौका 100 कट सकता है। अब इस 4 से देखो इजीली 16 कट जाएगा, 4 चौक 16 कट गया, ठीक है, 4 चौक 16 कट गया। अब देखो नीचे क्या है, देखो 10 बचा, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 10, अगर मैं इसको 2 से काट दूं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक, अब इस 5 से काट दूं इसको, 5 छंग 30, 5 चिकन 5, तो हम इजीली काट सकते हैं। इसमें देखो ज्यादा काट पीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर वाले में ज्यादा काट पीट करने की जरूरत पड़ी थी। 61 दूनी 122, और हमारा डिफरेंस क्या आ गया 122, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको 3 साल का आएगा तो आप उसमें क्या करेंगे, 2 साल वाला जो सूत्र है
जो 2 साल वाला जो फॉर्मूला है अपना डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2, उसमें 3 साल वाले में जैसे ही आएगा हम क्या किससे गुणा कर देंगे, 300 प्लस आर अपॉन 100, इतनी चीज हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे और उससे क्या कर देंगे बीच में गुणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी की तरीके है, इसी की तरह है। देखो पी हमें दे रखा है कितना, 40,000 3 साल के लिए, आर बराबर 5%, और सी आई और एस आई का डिफरेंस पूछा है हमें। डिफरेंस जब भी पूछेगा हम एक ही फॉर्मूला अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे बताओ, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। अब हमसे पूछा है 3 साल का, तो 3 साल के लिए गुणा 300 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट में, सिंपल है, बस हम कर देंगे, जो चीज हमें दे रखी है वो इसमें डाल दो। डी हमसे डिफरेंस पूछा है, पी कितना दे रखा है 40,000, इंटू आर कितना है बताओ 5%, यानी कि 5/100 गुणा 5/100 गुणा 300 प्लस आर कितना हो जाएगा बताओ, 300 में आर जुड़ जाएगा, आर कितना है 5%, तो ये हो जाएगा 305। ठीक है, अपॉन 100, पक्का। अब हम काट देंगे, देखो 4 जीरो है, ये 4 जीरो से 4 जीरो नीचे के कट जाएंगे, 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये, ठीक है पक्का। ऊपर 5 पंजे 25 है, यानी कि ऊपर 25 बन रहा है तो नीचे 100 है, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। और देखो 4 से ये पूरा पूरा 4 कट गया, तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया बताओ, 305, और ये ही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात समझ में, तुम काटने को तो बहुत अलग तरीके से इस ऐसे भी काट सकते थे, पहले इस वाले 5 से इस 100 को काटते, कितनी बार 20 बार, फिर इस 5 से 4 काटते, तो हम डायरेक्ट काट रहे हैं ना, 5 से 5 की गुणा, यानी कि कितना हो गया, 5 5 पंजे 25, 25 चौका 100। आगे बात समझ तुम्हारे, पक्का, ठीक है, चलिए ठीक है ना, आप कर सकते हैं ऐसे। आगे चलते हैं, ये तो था जो मैं आपको कल बता रहा था डिफरेंस वाले सवाल। जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस आपसे पूछेगा तो आप इस तरीके से करेंगे। अब जो सवाल है, 2-3 सवाल एक ही टाइप के हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे उस दिन कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 से 3 सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में, उसमें से कोई सा भी टाइप पूछ सकता है। या तो मैंने आपसे बताया था वो साधारण ब्याज से पूछेगा, इतने गुना हो जाता है तो रेट बताइए, ठीक है, और आपसे टाइम भी पूछ सकता है उसमें, इतने वर्ष में इतने गुना हो रही है तो इतने गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, ठीक है, मैंने ये भी बताया था उस टाइप के सवाल। ये आपसे सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा, या आपसे सीधा साधारण ब्याज पूछ लेगा, ठीक है, या आपसे इस टाइप के सवाल पूछेगा जो मैंने आपको शीट में मेंशन किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का सवाल मैंने आपको साधारण ब्याज में कराया था, लेकिन साधारण ब्याज में हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में साधारण ब्याज मेंशन या तो होता है या नहीं होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज जरूर लिखा हुआ होगा। क्या मैंने बोला, साधारण ब्याज का जब क्वेश्चन होगा या तो उसमें साधारण ब्याज लिखा हुआ होगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए, इस तरीके से होगा। या वो नहीं भी मेंशन करेगा, एक धनराशि किसी दर से 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए। जब मेंशन करे या ना करे तो आप समझ जाना ये साधारण ब्याज का है, ठीक है। बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज जरूर लिखा हुआ होगा, जरूर से जरूर ध्यान रख लेना इस चीज को। कोई भी क्वेश्चन आएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जरूर लिखा हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है। क्या कह रहा है, एक धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक दर निश्चित दर है, उससे 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे मैंने आपको
पहली ही क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया था। कौन सा क्वेश्चन कराया था? मैंने बताया था कोई धनराशि 1,000 रुपए से 1,331 हो जाती है कितने साल में? नहीं, कोई धनराशि कितने सॉरी किसी निश्चित दर से कुछ वर्षों में 1,000 से 1,331 हो जाती है, तो उसका टाइम बताइए। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, कितने वर्षों में हो जाती है 1,000 से 131। मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी टाइम पूछे तो आप क्या काम करना, सीधा नहीं, वो क्वेश्चन क्या था वो ध्यान नहीं आ रहा। हाँ हाँ, इस तरीके से था। मैंने क्या बताया था, जब भी आपके क्यूब बन रहे होंगे तो उसमें जो टाइम होगा वो 3 साल आएगा उसका आंसर, और जब भी स्क्वायर बन रहे होंगे तो उसका जो आंसर आएगा 2 साल आएगा। मैंने ये बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। और मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था कि 3 साल 2 साल आते किस तरीके से, बताया था ये भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, ये सवाल भी इसी तरीके से है, बिल्कुल सेम सवाल है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज की गई है। कैसे? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है। और वहां पे क्या था, जब मैंने पहले कराया था चक्रवृद्धि ब्याज में, कोई 1,000 रुपए की धनराशि है, कितने वर्षों में 1,331 हो जाएगी, आपसे टाइम पूछा। तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया था, अगर आपको लग रहा हो ये क्यूब है तो उसका आंसर 3 वर्ष, अगर आपको लग रहा हो ये स्क्वायर है तो उसका आंसर 2 वर्ष, ठीक है। यही तो बताया था। अब इस क्यूब से इस टाइम से हमें जब टाइम पता चल गया 3 वर्ष, तो हम कहां पर चले गए? क्यूब पे। हमें जब 2 वर्ष टाइम पता चल गया तो हम कहां पर चले जाएंगे? स्क्वायर पे। सिंपल सी बात है। अब वही चीज इसमें अप्लाई कर दो। देखो, क्वेश्चन पे ध्यान देना आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो जो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, ध्यान रख लेना, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 9 गुना हो गई, यानी कि 2 वर्ष हमें टाइम दे दिया। हमें क्या मिल गया है? टाइम मिल गया है। और हमसे क्या पूछ ली? दर पूछ ली। और हमें क्या मिल गया? टाइम। 9 गुना हो जाती है, यानी कि एक से कितनी हो गई? 9 हो गई। 9 गुना हो गई, यानी कि हमारी जो इनिशियल हमारे पास रुपए थे वो 1 रुपए थे, और 2 वर्ष में वो कितने हो गए? बताओ कितने हो गए? 2 वर्ष में 9 गुना हो गए। कितने टाइम में? 2 साल में 9 गुना हो गए। जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम दे रखा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसका अंडर रूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष है, तो मैंने बताया था स्क्वायर का आंसर 2 वर्ष, क्यूब का आंसर 3 वर्ष, तो स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे? इसका अंडर रूट करेंगे, और इधर भी इसका अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका जब अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? बताओ इसका अनुपात, इधर 1 आ जाएगा और इधर 3। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे? पक्का? ये क्या है? ये पी है, यानी कि मूलधन। और वो 2 साल में कितना बन गया बताओ? ए बन गया, यानी कि कितना बन गया? 9। मिश्रधन बन गया। आगे बात समझ में तुम्हारे? पक्का? 2 साल में कितना बन गया? 9 बन गया। लेकिन 2 साल में जो बन गया, तो मैंने आपको बताया है जब भी 2 ईयर की बात होगी तो हम स्क्वायर करते हैं, 3 साल की बात होगी तो क्यूब करते हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर यानी कि अंडर रूट, ठीक है। तो एक का अंडर रूट 1 होता है, और अंडर रूट 9 किसका अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है? 3। अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर होता है? बताओ। अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 × 3। मैंने अंडर रूट की बात बताई थी, ये अंडर रूट किसको दर्शाता है? घात 2 को, ठीक है। तो अगर अंडर रूट इस तरीके से है तो ये जो 9 है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे दो दो के जोड़े बन जाएं। 3 × 3, देखो ये तो फैक्टर होंगे। तो हम जब यहाँ पर घात 2 है तो ये जोड़ा बनाएगा। घात 2 का मतलब 2 का जोड़ा। अगर यहाँ पर क्यूब होता, कैसे? 27 होता, और यहाँ पर क्या होता? क्यूब। तो हम 27 को 3 के जोड़े में कैसे प्रदर्शित करेंगे? 3 तिया 9 तिया 27, इसके जो फैक्टर बनेंगे 3 × 3 × 3 बनेंगे, ठीक है। अब ऊपर घात 3 है, ऊपर घात कितनी है? 3, तो 3 का जोड़ा बनेगा। तो कितना? 3। जब 3 का जोड़ा बन गया तो यहां से एक 3 बाहर आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर क्या है? 2 का जोड़ा है, ठीक है। जब 2 का जोड़ा है, घात 2 है, तो जोड़ा कितने का बनाएंगे बताओ? 2 का। तो यहां से एक 3 बाहर आ जाएगा,
ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इस चीज को, सवाल को समझो आप, जो मैं सवाल में बता रहा था आपको। ये देखो, अंडर रूट 9 का मान 3, अंडर रूट 1 का मान, अंडर रूट 1 का मान एक ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक की गुणा कितने से भी कर लो एक ही आएगा। अगर यहाँ पर एक होता और यहाँ पर घात 3 होती तो उसका मान भी एक ही होता। क्यों? क्योंकि एक की गुणा तो 3 बार भी हो रही है, तब भी तो उसका मतलब एक ही है। नहीं आई बात समझ? तो अंडर रूट 1 हो चाहे क्यूब में 1 हो, ठीक है, करनी में 1 हो चाहे घन घन उसका 1 हो, तो एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब अंडर रूट 9 का मान 3। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया, ये इसके मूलधन और क्या आ गए, मिश्र धन आ गए। ये मूलधन और मिश्र धन आ गए। ये तो 2 साल का था, 1 से 9 हो रहा था, ये जो आए 1 साल के आए हैं। कितने साल के? 1 साल के। तो 1 से 3 हो रहा है, और हमें निकालनी है क्या, दर। और दर निकालने के लिए मैंने बताया आपको ब्याज की जरूरत पड़ेगी। 1 से कोई चीज 3 हो गई तो कितने का ब्याज मिला, 2 का। कितने पर मिला, 1 पर, गुणा 100। कितना आ गया बताओ, 200%। हमारा आंसर, दर कितनी हो गई उसकी, 200%। आ गई बात समझ में तुम्हारी? पक्का? मैंने आपको क्या बताया, चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी टाइम दे रखा होगा तो वो या तो स्क्वायर में होगा या क्यूब में होगा। ठीक है, अब कोई धनराशि है एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 9 गुना हो गई, यानी कि 1 से कितनी हो गई, 9 गुना हो गई, और हमें टाइम दे रखा है 2 वर्ष, यानी कि 2 किसको बनाएगा, स्क्वायर को। तो इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 1 और अंडर रूट 9, एक एक का अंडर रूट 1 और 9 का अंडर रूट 3। आ गई बात समझ में? ये 2 वर्ष का था, और ये कितने वर्ष का निकल के आएगा, 1 वर्ष का। क्यों? क्योंकि जो ब्याज होता है वो 1 वर्ष का ही होता है। आगे बात समझ में? दर जो निकालते हैं वो पर ईयर की दर निकलती है, तो हमें यहाँ से जो ब्याज निकालना पड़ेगा वो भी पर ईयर का निकालना पड़ेगा। 1 से 3 हो गई, कितने का ब्याज मिला, 2 का। कितने पर मिला, 1 रुपए पर। ठीक है, तो इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, 200% आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? अब मैं साधारण ब्याज की बात करूं, साधारण ब्याज में हम क्या काम कर रहे थे, 1 से 9 गुना हो रहा है, तो हम यहीं पे काम कर रहे थे। क्या? क्योंकि हमें पता था हर साल जो ब्याज होता है वो बराबर होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज बराबर नहीं होता है। पहले साल बराबर होता है, अगले साल ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। इसीलिए हम साधारण ब्याज में यहीं पे ही निकाल देते थे, हमें ये अंडर रूट करने का मतलब नहीं था। साधारण ब्याज में 1 से 9 हो गया, यानी कि 8 का ब्याज मिला, कितने पर, 1 पर, इंटू 100 बराबर 800%। अगर ये सवाल साधारण ब्याज का होता तो उसका आंसर 800% आता, लेकिन ये सवाल है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो उसका आंसर कितना आएगा, 200%। आगे बात समझ में? पक्का? अगले सवाल पे चलते हैं। ये चीज जरूर समझ जाइए आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसी की तर्ज पर है, बस एक लाइन एक्स्ट्रा है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में 25 गुना हो रही है और 7 वर्ष में 36 गुना हो रही है, तो दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल मैंने आपको साधारण ब्याज में भी कराए थे। उसमें क्या था, 5 वर्ष में 25 गुना हो जाती है, तो वो 36 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, इस टाइप के सवाल कराए थे। हम क्या काम कर रहे थे उसमें, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा क्या कर रहे थे, पहले इस सवाल को करते हैं। कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में 25 गुना और 7 वर्ष में 36 गुना हो रही है, ठीक है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 5 वर्ष में, वो सॉरी, 25 गुना हो रही है, ठीक है, ये डिजिटल पेन ही काम तो नहीं, हाँ, 25 गुना हो रही, कितने कितने वर्ष में, 5 वर्ष में तो 25 गुना हो रही है, यानी कि 1 से कितनी बन गई, 25 बन गई। कितने साल में बनी बताओ, ये बताओ, 5 वर्ष लगे इसको। ठीक है, अब क्या कहता है, और 7 वर्ष में 36 गुना हो गई, 36 गुना हो गई, कितने वर्ष में बताओ, कितने वर्ष में हुई है, 7 साल में। 1 से कितनी हो गई, 36, कितने ईयर में, 7 ईयर में। आगे बात में, 1 से 25 हो गई, यानी कि 25 गुना 5 साल में, 36 गुना 7 साल में। ठीक है, तो दर ज्ञात करनी है। अब हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया दर कैसे निकाली थी, हमने अंडर रूट किया था, या तो अंडर रूट होगा या स्क्वायर होगा, किसका होगा, कैसे होगा, वो चीज देखनी है।
टाइम पे डिपेंड करता है अंडर रूट और क्यूब, सॉरी क्यूब और अंडर रूट किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पर। कैसे, अगर 2 साल का टाइम है तो अंडर रूट होगा, 3 साल का टाइम है तो क्यूब होगा। अब यहाँ पर तो 5 साल और 7 साल की बात चल रही है, हम कैसे निकालेंगे, वही चीज आपको यहाँ पर निकालनी है, वही चीज, उसी चीज पर ध्यान देना है। देखो 1 से 25 हो गया 5 साल में, और 1 से 36 हो गया 7 साल में। ठीक है, अब इस 5 साल में जो 25 हुआ था और 7 साल में 36 हो गया, तो 2 साल में बताओ कितना बड़ा, बताओ कितना बड़ा, 25 से 36 कितने साल में हुआ है ये, 2 साल में। ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, हमने यहीं से निकाल लिया। एक 1 से 25 गुना हो गया 2 साल 5 साल में, 1 से 25 गुना हुआ 5 साल में, और 1 से 36 गुना हुआ 7 साल में। तो 2 साल में 5 साल से लेके 7 साल तक कितना बड़ा बताओ, वो 25 से लेके 36 तक ही बड़ा है। कितने साल में बड़ा है, 2 साल में। और हमें यही चीज निकालनी थी, हमें यही चीज पता लगी 2 साल में वो कितना बड़ा है, 25 से 36। तो हमें सीधा है, हम इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 25 और अंडर रूट 36। 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का, 36 किसका होता है, 6 का। ठीक है, 5 से कितना हो गया, कोई चीज बताओ, 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, 1 का ब्याज मिला कितने पर, 5 पर, इंटू 100। और दर निकालने के लिए हमें ब्याज की जरूरत पड़ती है, 1 का ब्याज मिला 5 पर। ठीक है, 5 क्या है, हम यहाँ पर मूलधन है, और ये क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, 5 से 6 हो गया। ठीक है, 1 का ब्याज मिला 5 पर इंटू 100, और 1/5 किसकी वैल्यू होती है बताओ, या तो 5 से इसको काट दो, 20 आ गया 20%, या 1/5 किसकी वैल्यू होती है, 20% डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो हमारी दर क्या आ गई बताओ, 20%। आगे बात समझ में तुम्हारे, इसका आंसर क्या हो गया, 20%। अब हमने यहां से क्या सीखा, मैंने यहां से ये सीखा क्या, कि अगर मुझे सवाल में ये दे रखा होगा 5 वर्ष में, ये देखो ध्यान रखो इस चीज, देखो चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में चक्रवृद्धि ब्याज जरूर दे रखा होता है, हमेशा ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और 5 वर्ष में कोई चीज इतने गुना हो रही है और 7 वर्ष में इतने गुना हो रही है और दर निकालनी है, तो मुझे क्या याद रखना है, देखो यहां पर मैंने डिफरेंस लिया, ये 2 साल कैसे आया बताओ, 2 साल कैसे आया, इस 5 और 7 का डिफरेंस ही तो 2 साल आया। 5 साल में 25 गुना हो रहा था, 7 साल में 36 गुना हो रहा था, तो 5 साल से लेके 7 साल तक कितने कितने साल बढ़ा ये, 2 साल। तो 2 साल में कितना बढ़ा, 25 से लेके 36। तो ये 5 और 7 का डिफरेंस ही तो, 5 और 7 का डिफरेंस ही तो आया, ईयर का डिफरेंस ईयर में ही तो आया 2 साल। ठीक है, तो हम डायरेक्ट, अब जब अगला क्वेश्चन में तुम्हें दिखाऊंगा तो उसमें ये सब चीज, इतनी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसमें डायरेक्ट तुम्हें दिखाऊंगा किस तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, ये ध्यान रख लेना। कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज, बात आ गई, कि किसी दर से 2 वर्ष में 8 गुना हो रही है और 5 वर्ष में 27 गुना हो रही है। एक बात बताओ, 2 वर्ष में 8 गुना हो गई, 5 वर्ष में 1 से लेके 8 तक पहुंच गई, कितने साल में, 2 वर्ष में, 1 से लेके 27 तक पहुंच गई कितने साल में, 5 वर्ष में। 2 साल में 8 गुना हुई, 8 तक पहुंची, और 5 साल में 27 तक पहुंची है। तो बताओ, 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा बताओ, 2 और 5 का डिफरेंस 3 साल, 3 ईयर में कितनी हो गई बताओ वो, 8 से कितनी पहुंची है, 27, 8 से 27। अरे अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, 1 से लेके 8 गुना हो रही है, कितने साल में हो रही है, 2 साल में। 1 से लेके 27 हो गई, कितने साल में हुई बताओ, 5 साल में। ठीक है, तो 2 साल में कितनी बड़ी बताओ ये, वो सॉरी 3 साल में कितनी बड़ी, 8 से लेके 27। और वो ही तो चीज मुझे निकालनी थी, और वही चीज मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिख के दिखा दी। यानी कि इस 5 और 2 का जो डिफरेंस होगा वो ही 3 साल होगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। यानी कि ईयर का डिफरेंस ईयर में, और जो संख्याएं हैं वो या तो स्क्वायर होंगी या क्यूब होंगी, बस इसी चीज पे ध्यान देना है। तो मैंने क्या काम किया बताओ, मुझे पता चल गया 8 से 27 हो गई कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल की बात हुई तो हम सीधी सी बात है क्यूब करेंगे। ठीक है, तो क्यूब किसका, 8 का। क्यूब के लिए यहाँ पर घात 3 लगाते हैं, अनुपात क्यूब के लिए किसका, क्यूब 27 का। बताओ 8 किसका क्यूब होता है, बताओ 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। क्यों, क्योंकि 2 की यहाँ पर देखो घात 3 है, तो 2 की गुणा 3 बार करूंगा मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, अंडर रूट 8
और यहाँ वो सॉरी अंडर रूट नहीं, क्यूब 8 है, ठीक है। तो ऊपर घात 3 है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको सीख लीजिए। ये जो 8 है ना, इसके फैक्टर करते हैं, 8 के फैक्टर करो गुणनखंड, 2 दूनी 4, नहीं 2 चौक 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, क्या आया बताओ, 2 2 2। इसके फैक्टर कितने आए बताओ, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर घात कितनी है, 3 है। घात 3 हमें ये बताती है कि हमें जोड़ा कितने का बनाना है। अगर घात 3 है तो हमें 3 का जोड़ा बनेगा, देखो 3 का जोड़ा बन गया और कंप्लीट जोड़ा बन गया। जब कंप्लीट जोड़ा बन गया तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाता है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। अंडर रूट वो सॉरी क्यूब अगर 8 है तो उसका आंसर 2। अब बात रही देखो 27 की, 27 है, इसे भी ऐसे निकालेंगे, वो सॉरी 27 के गुणनखंड करेंगे, 3 से कटेगा ये, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये देखो किसका क्या आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पर क्या क्यूब। अब इसकी ये क्यूब हमें क्या बताता है कि हमें जितने की जोड़े बनाने हैं, कितने का जोड़ा बनाना है, 3 का, 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ से कितने बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया, तो इसका जो मान हो जाएगा बताओ 27 का। 27 किसका क्यूब होता है बताओ, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो 2 से क्या हो गया, 3 हो गया, हमें दर निकालनी है। मूलधन 2 से 3 हो गया तो कितने का ब्याज मिला, 1 का, कितने पर, 2 पर। दर निकालने के लिए परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 से कितना बार कटेगा, 50 बार, कितना आ गया 50%। आर बराबर क्या आ गया, 50%, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो मैंने इतना तुम्हें करके दिखा दिया, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। कैसे, जो टाइम है उसका डिफरेंस ले लेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या बताएगा, या तो ये क्यूब है या ये स्क्वायर है। अगर 3 साल है तो हमें क्यूब करना है, 2 साल है तो हमें स्क्वायर करना है, सिंपल। 2 साल है तो अंडर रूट करना है, ठीक है, और 3 साल है तो क्यूब करना है, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा चेंजेस है जो अभी मैंने कराया है उससे। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा। मैंने आपको पहली क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया था इसका, शायद आप भूल गए होंगे, दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया है, तो ये सवाल ही चक्रवृद्धि ब्याज का है। अगर नहीं दे रखा होता तो ये सवाल किसका हो जाता, साधारण ब्याज का, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आप डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन करके आएंगे, आपसे अच्छा किसी ने नहीं पढ़ा है, ध्यान रखना इस चीज का। सबसे अच्छा आप पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में तो आप सबसे ज्यादा नंबर लेकर आओगे और सबसे जल्दी एग्जाम पेपर को कर दोगे। तो आप ध्यान रखना, जो मैंने बताया है सिर्फ उतना ही तैयार कर लोगे ना तो वो सफिशियंट है आपके लिए, आप सारे क्वेश्चन करके आओगे। मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको रिवाइज कराए हैं, बार बार हर एक क्वेश्चन में जब मैं अप्लाई करता हूं तो आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। कोई धनराशि है 4 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो वह उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। अब इसको मैं पहले तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूं आंसर निकालना कैसे, देखो, फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। कोई धनराशि है 4 वर्ष में कितनी हुई, दोगुनी, 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई, कितने साल में हुई है बताओ, 4 साल में। 1 से 2 हो गई 4 साल में, फिर कितनी होगी 1 से 2, 1 दुनी 1 दुनी 2, कितनी बार गुणा हुई इसकी, 2 बार। आगे बस में 2 दुनी फिर 2 बार गुणा होगी 4, 4 दुनी 4 की फिर 2 बार गुणा होगी, 4 दुनी 8, 4 की 2 से गुणा, 1 दुनी 2, कितने गुना, 2 गुना, फिर 2 का 2 गुना करेंगे, कितना, 2 दुनी 4,
फिर 4 का 2 गुना करेंगे, 4 से 8, और हमें क्या बनाना था, 8 ही बनाना था। कितनी करनी थी हमें, 8 गुना ही तो करनी थी। 1 से अब कितनी हो गई बताओ, ये 1 से कितनी हो गई, 8 हो गई, हो नहीं गई, पक्का। अब इस चीज को ध्यान दो, 1 से 2 हुई थी कितने साल में, 4 साल में दे रखा था, 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि 1 से 4 हो जाती है, 1 से 2 हो जाती है। 2 से 4 होगी, बताओ कितने साल में होगी, ये भी तो 4 साल ही लगेंगे। क्यों, जब 1 से 2 गुनी हुई है, ये कितना है, इसका 2 गुना है, तो ये भी तो जो 4 है, ये जो 4 है, ये भी तो 2 का 2 गुना ही है, 2 दूनी 4, देखो 2 ही गुना है, तो ये भी तो 4, इसको भी तो 4 साल ही लगेंगे, और 4 से 8 होने में इसे भी 4 साल ही लगेंगे। क्यों, क्यों, क्योंकि ये 8 जो है इस 4 का 2 गुना है। आगे बात समझ में, पक्का। तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 साल प्लस 4 साल प्लस 4 साल, 12 साल, हमारा आंसर। अब ये आया कहां से, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर आपके ध्यान हो तो दोबारा से बता देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ना, उनको नोट कर लेना, उनको ध्यान रखना। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन होता है वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। पहला पॉइंट मैंने ये बताया था। कैसे, अगर 1,000 रुपए मेरे पास हैं, मैंने किसी को 1,000 रुपए उधार दे दिए, ठीक है, कितने परसेंट ब्याज पर दिए, 10% ब्याज पर, यानी कि मुझे 1 साल बाद कितने रुपए देगा ये बताओ, 10%, यानी कि प्लस 100 रुपए का ब्याज देगा, तो कितने रुपए देगा, 1,100 रुपए, ये मुझे लौटाएगा। इसके अंदर 1,100 के अंदर बताओ क्या है, 1,000 मूलधन है और प्लस 100 रुपए ब्याज के है। पक्का समझ में आ गई। अब मैंने इसको जो रुपए दिए हैं 1,000 ये वाले, वो कितने साल के लिए दिए हैं, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए दिए हैं, 3 साल। अब ध्यान दो, जब मैंने 3 साल के लिए रुपए उधार दिए हैं तो 1 साल हो गया। अब अगले साल, दूसरे साल की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा, या तो इस 1,100 पे लगा दो पूरे पर एक साथ, या 1,000 पर लगाओ पहले, फिर इस 100 पे लगाओ जो ब्याज मिला था। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या रूल होता है, क्या रूल होता है बताओ, मूलधन पर भी ब्याज लगता है और जो ब्याज मिला हुआ होता है उस पर भी ब्याज लगता है। आगे बात समझ में तुम्हारे, पक्का। अब इस चीज पे ध्यान दो, देखो मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूं। 1,000 रुपए मैंने उधार दिए, ठीक है, 10% ब्याज पर, 3 साल के लिए दिए। तो मैं क्या काम करूंगा बताओ, पहले साल का 1,000 रुपए, पहले साल का ब्याज निकालूंगा। कैसे निकाल रहा था मैं बताओ, कैसे निकाल रहा था, मैंने आपको बताया था पहले साल 10% लगेगा, ठीक है, तो कितना लगेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल के लिए है, तो 3 साल तक लिख लिया मैंने, ठीक है। पहले साल 10% किस पर, मूलधन पर, मूलधन का 10% यानी कि 100 रुपए, ठीक है, पक्का। दूसरे साल में जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इस मूलधन पर भी ब्याज लगेगा, कितना, 100 रुपए, और ये जो ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज लगेगा, कितना, 10 रुपए, पक्का। ये कितना हो गया बताओ, चलो इसको कितना हो गया वो बाद में देखना। अब जैसे ही तीसरे साल में मैं एंटर करूंगा तो इस मूलधन पर भी ब्याज लगेगा, कितना, 100 रुपए। अब ये जो ब्याज मिले हुए हैं मुझे तीनों, इस पर भी तो ब्याज लगेगा, पहले इस वाले 100 पर 10 रुपए, फिर इस 100 पर 10%, 10 रुपए, फिर इस 10 का 10% क्या होगा, 1 रुपया, यही तो होगा। और यही मैंने तुम्हें समझाया था, बस उसी कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। कैसे, अब यहां पर तो मैंने तुम्हें अलग अलग दिखा दिया, कहाँ मूलधन है, कहाँ ब्याज है, कहाँ ब्याज पे भी ब्याज है, तीनों दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ। 1,000 रुपए मैंने उधार दिए, 10% का ब्याज लगा पहले साल, कितना ब्याज लगा, 100 रुपए का, तो कितने हो गए ये रुपए, 1,100। क्यों, क्योंकि 100 रुपए और 10 रुपए ये इसमें जुड़ गए, कितने हो गए ये, 100 रुपए और 10, 100 रुपए इसका ब्याज था, नहीं आई बात सुने, और 10 रुपए इसका ब्याज था, जो ब्याज पे ब्याज मिला था, तो ये कितना हो गया बताओ। पहले तो इस चीज को ध्यान दो, रुको,
इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं। देखो मैंने क्या बोला, पहले साल 10% ब्याज लगा, 1,000 रुपए पर 10% ब्याज लग गया, कितना हो गया ये बताओ, 100 रुपए। ठीक है, ये वाला ब्याज मिल गया। अब ये ब्याज क्या हुआ, ऐड हो गया किसमें, इस वाले मूलधन में। तो ये कितना बन गया, 1100। अब मैंने क्या काम किया, दूसरे साल में ये जो ब्याज मिला है मुझे 100 रुपए और 10 रुपए, ये कब मिला है, एक तो मुझे मूलधन पर मिला है और एक भी इस वाले ब्याज पे मिला है। मिला है नहीं मिला है। दूसरे साल में जो ये ब्याज लगा 100 रुपए का, 10 रुपए का, ये दो दो ब्याज लगे हैं, किस किस पर मिले हैं, एक तो इस 100 रुपए पर मिला है जो मूलधन था, ये मूलधन था, और एक ये ब्याज था पहले साल का, उस पर मिला है 100 रुपए पर, कितना, 10 रुपए। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको दोनों को जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, 1100। क्या बना, 1,000 रुपए मूलधन और 100 रुपए पहले का ब्याज, कितना बना, 1100। तो ये 1100 जो बना है, मैं इन दोनों पे ही तो ब्याज मिला था, ये जो सेकेंड ईयर का ब्याज था वो किस पे था, 1100 रुपए पर था, इन दोनों पे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं निकाल दूं 1100 का ही, क्या 10%। जब मैं 1100 का 10% निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, 110 रुपए। और ये ही वाला ब्याज आ जाएगा 110 रुपए। जब 110 रुपए 1100 का निकालूंगा कितना हो जाएगा, 1210 रुपए। ठीक है, पक्का। ये 2 साल का हो गया, पहले साल का, दूसरे साल का। अब तीसरे साल का देखते हैं। देखो 1,000 रुपए मूलधन था, ये तो मूलधन था ना, इस पे ब्याज लगा पहले साल का, ये दूसरे साल का हो गया। अब तीसरे साल का देखते हैं, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में मुझे ब्याज कितना मिला था बताओ, कितना मिला था, 100, 10, 20, 121 रुपए। कितना मिला था, 121 रुपए। ठीक है ना, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिला, 121 रुपए का। अब 121 रुपए का ब्याज मिला मुझे, वो किस पे मिलेगा बताओ, इन सब पे मिलेगा। एक बार इरेज कर देता हूं, दोबारा से तुम्हें समझ में आ जाएगा। 10 रुपए का ये जो 121 रुपए ब्याज मिला है वो किस पे मिला है, मूलधन पर भी मिला है, और ये जो ब्याज लगा है इन सब पे मिला है। ठीक है, तो ये बताओ कितना है, मूलधन और ये सब ब्याज कितना है बताओ, 1,000 रुपए, 1100, 1200 और 10, 1210। 1210 रुपए पे टोटल पे ब्याज मिला है कितना, कितना बताओ, ये सारा। तो यहाँ पर मैंने 1210 ही तो लिख रखा है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर पे अब 1210 पे ब्याज दूंगा, कितना, 10%, कितना हो जाएगा बताओ, 121 रुपए। 121 रुपए, ये जो 121 का ब्याज मिला है वो 121 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 1331। कितने बन गए ये, 1331 रुपए बन गए। आगे बात समझ में तुम्हारे, पक्का। अब मैंने, अब इन सबको तुम मिटा दो, अब इनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक नई चीज दिखा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, इसको भी रेज करो। मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई धनराशि है 1,000 रुपए, 10% की दर से ब्याज लग रहा है 3 साल के लिए। ठीक है, तो दूसरे साल वो कितनी हो जाती है, 1210 रुपए। ठीक है, जब पहले साल का फर्स्ट ईयर में वो कितनी हो जाएगी, 1210 रुपए। सेकेंड ईयर में बताओ कितनी हो जाएगी, नहीं फर्स्ट ईयर में कितनी हो रही थी, 1100 रुपए हो रही थी। कितनी हो रही थी फर्स्ट ईयर में, 1100 हो रही थी। 1,000 रुपए की धनराशि है। ठीक है, ये मूलधन ही से भी मैं ऊपर ही लिख दूंगा, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। 1,000 रुपए मूलधन है। ठीक है, 10% दर है 3 साल के लिए। तो पहले साल 1100 रुपए मिल रहा था, दूसरे साल वो धनराशि कितनी हो रही थी, 1210, और तीसरे साल 1331। आगे बात समझ में, पक्का। अब इस चीज को ध्यान देना, ये जो है 1100 और 1210, ये इसका कितने गुना है, मैंने तुम्हें उस दिन निकाल के बताया था। सबसे पहले मैं इनका रेशियो दिखाऊंगा निकाल के। देखो 1100 और
1210, इसका जो रेशियो होगा 11 एकन 11, 11 11 में 121, कितना आया 10:11। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 10:11। अब बात रही इन दोनों की, 1210 अनुपात 1331, 11 11 में 121, 11 एकन 11, ठीक है, कितने बचे 2 बचे, 23 हो गए, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, ठीक है। फिर 11 एकन 11, 11 एकन 11, ठीक है, 10 हो गया, और 11 11 में 121, कितना आ गया बताओ अनुपात 10:11। मैंने तुम्हें, और इन दोनों का अनुपात देखो कितना आया 10:11, यानी कि इसका अनुपात 10:11 और इसका अनुपात 10:11। मैंने तुम्हें बताया था ये अनुपात जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मैंने ये आपको पॉइंट बताया था। क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात अगले साल के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, उससे अगले साल के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, उससे भी अगले साल के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात सारे बराबर होते हैं। ये मैंने तुम्हें बात बताई थी। दिखाऊं मैं तुम्हें एक चीज और, देखो ये जो मूलधन था मैं यहां पर लिख लूं, अब यहां पर क्या हो गया 1000 हो गया, 1000 से कितना हुआ था 1100, तो इसका जो अनुपात है ना वो भी देखो 10 और 11, 10:11, यानी कि सारे अनुपात इक्वल चलते हैं किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। एक तो चीज मैंने ये बताई थी कि रेशियो बराबर अनुपात में चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, एक ये बताया था। एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो मूलधन है, अब इसको पहले इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर देता हूं, चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए बस, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है पढ़ाने का, मेरा पढ़ाने का इतना सही उद्देश्य है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ये कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ जो मैं सॉल्व करता हूँ, छोटी छोटी चीजों को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को आपको छोटी छोटी डाटा में आपको खेल के दिखा देता हूँ, ये आता कहाँ से है, ठीक है। तो आप बस इस चीज को समझने की कोशिश करो। मैंने क्या काम किया, मैंने अभी आपको बताया रेशियो बराबर होते हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया कि रेशियो बराबर होते हैं, जी हमें ये पता है गया। दूसरा मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये इक्वल क्या कहते हैं, इक्वल गुना होते हैं, बराबर गुना होते हैं। जैसे जो 1000 है वो 1100 का कितने गुना है बताओ, कितने गुना है, देखिए कितने गुना है 1.1 गुना, कितने गुना है ये 1.1, कैसे पता चला 1100 अपॉन 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नीचे क्या है 10 है, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1.1, कितने गुना 1.1। अब ये मिश्र धन हो गया, ये मूलधन था और ये मिश्र धन है। अब जब मैं दूसरे साल की बात करूंगा तो ये जो मिश्र धन है ये क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। फिर मैं इस पे काम नहीं करूंगा, इस पे मैं कब काम करता बताओ, कब काम करता, अभी मैंने आपको बताया नहीं था, अगर मैं इस 1100 को यहाँ पर तोड़ देता, इसके अंदर मूलधन भी तो है 1000 और ये 100 रुपए जो ब्याज मिला था पहले साल का वो है। मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ने के बाद 1100 लिख दिया, तो अब मुझे इस मूलधन से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अभी मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था ये चीज, ठीक है। अब इसके अंदर 1000 के अंदर, इस 1100 के अंदर क्या है बताओ, मूलधन भी है जो 1000 रुपए था, क्योंकि अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन पर भी मिलेगा और ब्याज पर भी मिलेगा, ठीक है। तो इस 1100 के अंदर मूलधन भी है और ब्याज भी है, ठीक है। तो अब ये जो होगा ये मिश्र धन बना था, अब ये इस साल के लिए, दूसरे साल के लिए किसका काम करेगा, मूलधन का, ठीक है। जब मूलधन का काम किया तो इस पे ब्याज मिला, कितना हो गया 1210। अब 1210 जो है ये क्या है, मिश्र धन है, लेकिन 1331 के लिए जब तीसरे साल की बात होगी तो ये किसका काम करेगा बताओ, मूलधन का, इस पे ब्याज मिलेगा 1210 पे, क्योंकि ब्याज किस पे मिलता है, हमेशा मूलधन पे ही मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, और लेकिन वो हमें दिखता नहीं है ब्याज पे ब्याज है, ठीक है। ब्याज जो होता है वो मूलधन में जुड़ जाता है और मिश्र धन बन जाता है, और वो मिश्र धन अगले साल के लिए उसका मूलधन का काम करता है। बहुत ही मतलब ट्रिक
एक तरीके ट्रिक नहीं कह सकता, एक तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब बच्चे को समझ में आता है तो वो कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का सिर्फ एक ही रूल है, ब्याज पे ब्याज, वही चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, बस इतना सा तुम्हें याद रखना है। और अब मैं क्या बता रहा था, गुना बता रहा था, वो चीज मैं कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं बढ़ जाता हूँ जाके। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया, देखो ये इसका इतने गुना था, एक 1.1, अभी एक 1100 1210 का कितने गुना है ये देख लीजिए। 0 से 0 कटा, 11 एकन 11 और 11 11 में 121, नीचे 10 ऊपर 11, कितना आ गया 1.1। ये इसका कितने गुना 1.1। ऐसे ही ये इसका कितने गुना आएगा 1.1 गुना। यानी कि ये जो गुना होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, और यही चीज मैंने अभी तुम्हें इसमें क्वेश्चन में करके दिखाई। यही चीज, ये जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है वो यहां से था। आपको इतनी सारी चीज बतानी पड़ी इस एक कॉन्सेप्ट के लिए, और ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। देखो दोबारा से बता देता हूँ अब इसमें, अब मजा आएगा देखो इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन को आप इजीली कर देंगे। कैसे, मैं बोलते बोलते थोड़ा सा मतलब कोई नहीं, थक जाता हूँ बोलते बोलते। कोई नहीं, आपके आपके बस एग्जाम क्लियर हो जाए, मुझे उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी, मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा खुशी होगी उस दिन। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुना हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो रही है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि है, एक से कितनी हो रही है, दो हो रही है। एक से कितनी हो रही है, दो हो रही है, कितने साल में हो रही है, 4 वर्ष में। एक से दो, तो ये बताओ कितने गुना हुई इसकी। एक से दो कितने गुना है, 2 गुना, तो अगले वाला भी कितना गुना होगा, 2 गुना, कितनी हो जाएगी 4। उससे अगले वाला भी कितना गुना होगा, 2, कितनी हो जाएगी 4 का 2 गुना 8। और हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है बताओ, 8 गुना ही तो करना है। लो 8 गुना, जब ये 4 साल में हुई है 2 गुना, तो ये वाली 2 गुना भी कितने साल में हुई होगी, 4 में, और ये वाली 2 गुना भी 4 में। ठीक है, 4 + 4 + 4 बराबर 12 साल इसका आंसर। अब तुम इजीली कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हो जो मैंने आपको अभी समझाया। आगे बात सुन, हमें सिर्फ उसका उतने ही गुना करते चले जाना है, और जो जितनी बार गुना हुआ उतनी बार वर्ष को जोड़ दो आंसर। कितनी बार गुना हुआ बताओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो उतने ही साल 4 4 को जोड़ दो टाइम को, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, आंसर 12 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे देखो, सेम क्वेश्चन है, बहुत हल्का लगेगा अब आपको। कोई धनराशि है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो वह उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। 3 वर्ष में कितनी हो गई बताओ, 3 वर्ष में कितनी हुई, 3 गुना, यानी कि एक से कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। कितने वर्ष में हुई है बताओ, 3 साल में। ठीक है, तो हमें क्या करनी है बताओ, क्या बनाना है, 81 गुना करना है, और हमें पता है 81 3 के पहाड़े में आता है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। अगर 81 नहीं होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, अब हमें पता है 3 साल में एक 3 गुना हो गई, एक से कितनी हो गई 3 गुना, तो ये देखो कितने गुना हुई है, 3 ही तो गुना हुई है, तो आगे भी 3 गुना होगी। तो 3 से 3 की गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, फिर आगे भी 3 गुना होगी, पक्का होगी, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27। और फिर आगे भी 3 गुना होगी, हमें 81 तक पहुंचना है, कितना आ जाएगा बताओ, 81, कितना आ जाएगा 81। ठीक है, आ गया, तो बताओ यहां पर भी 3 साल लगे होंगे, तो यहां पर भी 3 साल लगे होंगे, यहां पर भी 3 साल लगे होंगे, और यहां पर भी 3 साल लगे होंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया बताओ, कितने वर्ष में 81 हो गई बताओ, ये यही तो पूछा है, कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष लगे बताओ, 3 तिया 9, 3 दूनी 6,
6 7 8 9 और 3 12, कितने साल लगे? सारे टाइम को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, कितने साल लगे? 12। आगे बात समझ में? 12 ईयर्स। अब आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसको आपने पकड़ लिया और आप इजीली आप आंसर ला सकते हो। आगे बात समझ में? कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगी चीज। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, लो बता देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। n1 की पावर t2 बराबर, अभी थोड़ा सा मतलब फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैं आपको बताता नहीं हूँ, कम से कम फॉर्मूले यूज कराता हूँ। मैं फॉर्मूले आपको वहीं पे यूज कराऊंगा जहां पर आपका फॉर्मूले से टाइम कम लगेगा, मेरी वाली ट्रिक से। अगर मेरी ट्रिक आपको ज्यादा टाइम में आंसर लेकर आती है तब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। अगर मेरी ट्रिक आपको कम टाइम में सॉल्यूशन लेकर आती है, कम टाइम में आपका आंसर आ रहा है, तो आपके लिए फॉर्मूला मेन नहीं है, आपको मेरी ट्रिक से चलना पड़ेगा। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं जैसे ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपके दिमाग में एक मजबूती आ जाती है। अब फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले पे तो आपको याद ही करना है, फॉर्मूला तो बस आपको रटना ही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है n1 की पावर t2 बराबर n2 की पावर t1। n1 और n2 क्या है, जितने गुना हो रहे हैं। n1 n क्या है, गुना, और t क्या है, समय। हमें n1 बताओ, n1 तीन, सबसे पहले कौन सा था, n1 3 गुना, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 की पावर t2, हमें समय निकालना है, दूसरा वाला समय तो निकालना है t2 कितने वर्षों में, तो t2 बराबर n2 कितना है 81 गुना 81 की पावर t1 कितना है, बताओ t1 समय कितना है 3 वर्ष, पहला वाला समय t1 टाइम 1 यानी कि पहला वाला समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है ना? अब देखो, अब इस चीज को वो ही बच्चा कर सकता है जो जिसका बेस क्लियर होगा। कैसे? मैंने अभी आपको बताया था क्या, r इंटू आर, मैंने बताया था इन घातों को हम जोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि इनके आधार सेम है, ये भी r है और ये भी r है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 81 है, इनको हम हल कर ही नहीं सकते। कब करेंगे? जब इस 81 को 3 बना लो या इस 3 को 81 बना लो। 3 को तो 81 हम बना नहीं सकते, 81 को 3 जरूर बना सकते हैं। तो 3 की पावर t2 बराबर 81 को हम 3 की पावर कितना लिखेंगे, बताओ? 81 किसका, 81 के तुम फैक्टर करोगे 27, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 तिया 3 एकम 3, तो 3 की पावर कितनी आई 4, तो 3 की पावर 4 और उसकी भी पावर क्या है, ये 3 लग रही है, यही तो लिखोगे। 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को, और उसकी पावर ये 3 जो पहले से लगी हुई है वो। अब देखो इसके आधार देखो सेम हो गए, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब किसी आधार पर, ये क्या है, आधार 3 है, घात है और फिर घात है, किसी आधार पर घात होती है, यानी कि कोई आधार है a, उसकी घात है x और उसकी भी घात है क्या y, तो उन घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, a की पावर xy। तो ऐसे ही किसी आधार पर घात होती है तो उसकी गुणा हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया 3 की पावर t2 बराबर 3 की पावर 4 की गुणा 3 से हो जाएगी, 4 तिया 12। और देखो 3 और 3 ये बराबर है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, जो बराबर नहीं है उन्हें ले लो, यानी कि 3 से 3 कट गया, तो हमें t2 बराबर क्या आ गया, बताओ? t2 के सामने क्या है, 12 है, आ गया 12। ठीक है आंसर। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, और मैंने मेरा जो कॉन्सेप्ट है और आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। T1 N1 के साथ तो T2 है, N2 के साथ T1 है। ठीक है, उल्टा है ना, इसलिए आप मेरे कॉन्सेप्ट से जाना, उतने ही गुना, जब तुम्हें पता है चक्रवृद्धि ब्याज में आगे वाली राशि उतने ही गुना हो जाती है, बस। ये जो 9 है इस 27 के लिए मूलधन का काम कर रहा है, ये जो 27 है इस 81 के लिए मूलधन का काम कर रहा है, ये जो 3 है इस 9 के लिए मूलधन का काम कर रहा है, ये जो 1 था ये तो मूलधन था ही, इस 3 के लिए इसने किसका काम किया, मूलधन का। नहीं आई बात सुनने? पक्का? ठीक है ना? आप मेरे कॉन्सेप्ट से चलिए, आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, कहीं भी।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। कोई धनराशि है 6 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो वह उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 81 गुना हो जाएगी। इस बार 6 वर्ष में हो रही है 3 गुना। तो देखो, एक से कितना हो गई, 3 हो गई, कितने साल में हुई बताओ, कितने साल लगे इसे, 6 वर्ष। ठीक है, 81 तक पहुंचना है, 3 के पहाड़े में 81 आता ही है। कितने गुना हुई, 3 गुना। तो ये देखो कितने गुना है, 3 गुना है। तो अगला वाला भी चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने बताया है वो 3 गुना ही होता है। 3 तिया, अगले वाले की 3 से गुणा हो जाएगी, 3 तिया 9, फिर इस 9 की 3 से गुणा हो जाएगी, अगला वाला भी 3 गुना होगा, 9 तिया 27। ठीक, ये 27 भी आगे जाके 81 बनाएगा, फिर गुणा 3, क्योंकि 3 गुना ही होगा तो क्या हो जाएगा 81। और हमें 81 गुना ही करना था, क्योंकि हमारी लास्ट डिटेल क्या थी, 81 गुना हो जाएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज में ही होता है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन होता है गुणा उतने ही गुना होता चला जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज में ये चीज नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना। साधारण ब्याज में क्यों नहीं होती है, क्योंकि साधारण ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वो मूलधन और ब्याज बन के यहाँ पर जो मिश्र धन है, वो मिश्र धन क्या होता है बताओ, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब ये मूलधन प्लस ब्याज जैसे ही जुड़ा तो आगे जाके इसने किसका काम किया, मूलधन का। फिर ये मूलधन बन गया चक्रवृद्धि ब्याज, यहां पर 9 क्या आया, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन इस 27 के लिए किसका काम करेगा, मूलधन का। इस तरीके से ये चलता है इसका प्रोसेस। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो अब देखो, जब ये 6 साल में हुआ है 3 गुना, तो 3 से 9 कितने साल में हुआ होगा, 6 साल में। फिर 9 से 27, इसे भी 6 साल लगे होंगे। 27 से 81, इसे भी 6 साल। क्यों लगे होंगे 6 साल बताओ, 27 से 81 को 6 साल क्यों लगे होंगे, क्यों 27 की 27 से अगर 81 को भाग करूंगा तो ये कितना आएगा, 3, यानी कि 3 गुना है 81 27 का। तो देखो 1 से 3 गुना हो जाती है कितने साल में, 6 साल में। तभी तो हमें लगेंगे क्या, 6 साल। 81 जो है वो 27 का 3 गुना है, और हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था कोई धनराशि 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, यानी कि 1 से कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। कितने साल में हो रही है वो, 6 साल में। तो यहाँ पर 6 साल तो हमें मजबूरी है लिखना, क्यों, क्योंकि 27 का 3 गुना ही तो 81 होता है। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे, पक्का। ऐसे ही देखो 9 का 3 गुना क्या होता है, 27 होता है, तो ऐसे यहाँ पर हमें 6 वर्ष लिखना पड़ा। ऐसे 3 का 3 गुना कितना होता है, 9 होता है, 3 तिया 9, इसलिए यहाँ पर 6 लिखना पड़ा। तो हमें 81 कितने साल में हो जाएगी बताओ, ये सबको जोड़ देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, कितना हो गया बताओ, 6 6 12 और 6 18 और 6 24, कितने हो गए, 24 साल लगेंगे 81 गुना होने में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बात सुन में तुम्हारे, पक्का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है एग्जाम का। वो जो क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है। जब एग्जामिनर को लगेगा कि मुझे पेपर टफ बनाना है, तब वो ये क्वेश्चन डालेगा। लेकिन आपके लिए टफ नहीं होगा वो क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आप मेरे टेक्निक से काम कर रहे हो, मेरे टेक्निक से काम कर रहे हो। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उससे आपकी जो पकड़ है इन क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी जो मैंने कराए थे। अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में, बहुत मुश्किल से आता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है, ये बड़े बड़े एग्जाम में आता है, एसएससी वाले एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन मैंने इसमें क्यों कराया, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही हल्का है, और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ बनाएगा पेपर तो आपके एग्जाम में जरूर डालेगा यहाँ से। ठीक है, उस चीज को समझिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आज आपकी ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया है बिल्कुल। तीन तीन क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल फिनिश। ठीक है, मुश्किल से मैंने कितने क्वेश्चन कराए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, 12 इसमें है, 10 कल थे। ठीक है, 12 और 10 22, और 10 12 के आसपास उसमें थे। ठीक है, आपको 32 35 के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इस 32 35 क्वेश्चन में से ही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी और से पढ़ोगे ना तो आपको 50 क्वेश्चन वो करा देंगे। ठीक है, और टाइप से नहीं कराते हैं, सीक्वेंस से नहीं कराते हैं, कुछ भी
कहीं से भी उठा के रख दिया, एसएससी का क्वेश्चन रख दिया, आपके बैंक का रख दिया, इस बार उसका रख दिया। मैंने क्या काम किया है, जो सीट बनाई है बहुत तरीके से बनाई है। लेवल जो बच्चा बिल्कुल जिससे कुछ नहीं आता उसके लिए भी, वो भी आराम से कर लेगा, और जिससे सब कुछ आता है उसके लिए भी बिल्कुल ठीक लगेगा ये लेवल। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत हिसाब से सीट मैंने तैयार की है। आप क्वेश्चन को करें, प्रैक्टिस करें उनकी, बार बार क्वेश्चन को लगाएं, आप आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है मैथ जितना बच्चा समझता है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए एग्जाम में कुछ नहीं है। एग्जाम में मैथ आपके लिए कुछ है ही नहीं, आप हवा में उड़ा दोगे उसको। ठीक है, और ये जो टीचिंग एग्जाम में मैथ आती है, या जो यूपी पुलिस में आती है, जो लेखपाल में आती है, कोई मैथ थोड़ी ना होती है। आप एक बार अपने, अच्छा एक बात और सिंपल सी बात है, मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे क्रॉस चेक जरूर करना। क्रॉस चेक का मतलब होता है मुझे एक बार देखो तो किस किस तरीके से कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में आ भी रहा है या नहीं, या बेवकूफ बन रहे हो आप। तो आप एक काम करना, जो आपके पड़ोस में जो बच्चे हैं या जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, या जिन्होंने जिन्होंने एसएससी और इस टाइप के एग्जाम दिए हैं, एसएससी का टीचिंग एग्जाम, आपके पड़ोस में बहुत सारे बच्चे होंगे जो टीचिंग से जुड़े हुए होंगे, जो टीचर होंगे या जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने एग्जाम भी दिए होंगे। सीटेट में तो यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, सीटेट में पेडागोजी आती है। ठीक है, उसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत अलग होते हैं। आपको सीटेट में रेशियो से जरूर क्वेश्चन मिलेगा, जो मैंने चैप्टर कराया है। कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत कम क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर 2 में आया था। ठीक है, पेपर 1 में तो सीटेट में तो आता नहीं है। ठीक है, तो पेपर 2 में क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल भी जाएंगे, लेकिन रेशियो वाला जो चैप्टर है, परसेंटेज वाला जो चैप्टर है, उसमें आपको पेपर फर्स्ट में भी मिलेंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट में मिलते हैं। और लेकिन मैं बात करूं किसकी, बात करता हूं जैसे सुपर टेट की, यूपी टेट की, आपको यहीं से ही क्वेश्चन मिलेगा 100%। ये समझ लीजिए। आप क्रॉस चेक करना, जो आपके पड़ोस में बच्चे हों उनसे पेपर लेना। ठीक है, मिलाना। क्या काम करना, परसेंटेज मैंने चैप्टर कराया है, आप क्वेश्चन देखो परसेंटेज के कहाँ से आए हैं, वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने कराए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लाभ और हानि के कहाँ से आए हैं, वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने कराए हैं। ठीक है, आप एक बार चेक तो करो उनको जाकर। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि मैं करा क्या रहा हूँ। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमें हमें मतलब बेफालतू की चीज करने की जरूरत ही नहीं है, और हम कहीं कर ही नहीं रहे हैं बेफालतू की चीज, हम सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो चीज तो बहुत ज्यादा आपको, आपके क्या कहते हैं, मोटिवेशन को बहुत ज्यादा हाई कर देगी। एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं चेक करूंगा, उसको बताऊंगा आपको। ठीक है, वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि आप चेक कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप इतना कीजिए जरूर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई धनराशि, कोई निश्चित धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से, कोई निश्चित दर है, उससे कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500, 4 वर्ष में 6750 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। 2 वर्ष में 4500 हो जाती है, 4 वर्ष में 6750 हो जाती है, तो धनराशि बतानी है। सिंपल सी बात। अब मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या सिखाया था, रेशियो वाला। मान लो मेरे पास 1000 रुपए है, ध्यान से सुनना इस चीज को। 1000 रुपए है, मैंने 10% ब्याज पर दे दिए। ठीक है, तो अगले साल मुझे वो कितने रुपए देगा, 1100 रुपए। पक्का। उससे अगले साल जो ब्याज मिलेगा उस 1100 पे मिलेगा, या तो आप अलग अलग लिख लो इस 1100 को, लो 1000 और फिर 10, नहीं 100। ठीक है, इस पे ये मूलधन हो गया तुम्हारा ये वाला। ठीक है, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। इसके अंदर 100 है, 1100 के अंदर क्या है, 100 है, और प्लस ये वाला मूलधन है। अब अगले साल जो होगा, या तो आप इस पे भी ब्याज दो 100, और इस पे भी ब्याज दो 10। ठीक है, तो बात तो वही रही 1100, मैंने अभी आपको बताई थी। तो मैं आपको डायरेक्ट अब लेके चल रहा हूं। क्या, 100 आपने कितने रुपए उधार दिए, 1000 रुपए। 10% के हिसाब से आपको पहले साल 1100 रुपए मिल जाएंगे, दूसरे साल में आपको 1210 रुपए मिलेंगे, तीसरे साल में आपको कितने रुपए मिलेंगे, 1331।
अगली बात सुनो, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पक्का? अगली बात सुनो, 1,000 रुपए पहले साल में 1100 हो गए, दूसरे साल में 1210 हो गए, तीसरे साल में 1331 हो गए। ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैं इनका रेशियो देखता हूं तो मुझे क्या पता चलता है, इसका रेशियो 10:11 आया, फिर इसका 10:11 आया, फिर इसका 10:11 आया। ऐसे ही चलता, बिल्कुल सेम चलता है रेशियो, मैंने बताया था। और गुना भी सेम चलता है, मैंने बताया था। ये अगर 1000 वो सॉरी 1100 1000 का जितने गुना है तो 1210 भी उतने ही गुना होगा किसका, 1100 का। और 1331 भी उतने ही गुना होगा किसका, 1210 का। ये मैंने बताया है। तो इसका जो रेशियो है 1000 और 1100 का रेशियो क्या निकल कर आया, 10:11। आगे बात सुनिए, पक्का? अब अगर मैं तुमसे ये वाली चीज गायब कर दूं, कौन सी चीज, ये मूलधन मैंने गायब कर दिया, ठीक है, मूलधन मैंने गायब कर दिया, यहां पे लिख दिया P, ठीक है। और मैंने आपको दो डाटा दे दिया, क्या 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 दे दिया, कोई धनराशि है ये P, पहले साल में 1100 हो जाती है, दूसरे साल में 1210 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन ज्ञात करो। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, जब 1100 से 1210 हुई तो उनका रेशियो कितना बना, 11, 10 और 11 बना। तो सिंपल सी बात है, पहले साल में जब 1100 हो गई, दूसरे साल में कितनी हुई, 1210 हुई, इनका रेशियो कितना बना, 10 और 11 बना। तो पहले वाले जो मूलधन है और जो ये हमें पहले साल में 1100 हुई थी, उसका भी तो रेशियो 10 और 11 ही होगा, होगा नहीं होगा? बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें पकड़ना है और एग्जामिनर इसी को सोच के क्वेश्चन डालता है कि बच्चे ने कितनी गहराई से कॉन्सेप्ट को समझा है। आ रही है बात समझ में तुम्हारे? जो रेशियो होते हैं हर साल बराबर होते हैं, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है। तो बस अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, वो ही काम इसने किया है, इसने मूलधन गायब कर दिया, कोई धनराशि, कोई निश्चित धनराशि, अब हमें पता नहीं है वो धनराशि क्या है, ये क्या है, मूलधन। कोई निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की, देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बता दी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, तब आपके ठीक से समझ में आएगा। कोई निश्चित धनराशि है, ये धनराशि क्या है, मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, देखो चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज आपको मेंशन होगा, दे रखा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में तो 4500 हो गई, 4 वर्ष में कितनी हो गई, 6750 हो गई। तो हमसे क्या पूछा है, भाई धनराशि बताइए, मूलधन बताइए। तो बस सिंपल है हमारे लिए, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि है P, 2 वर्ष में कितनी हो गई बताओ, 2 साल में कितनी हो गई थी, 4500। और वो ही धनराशि 4 साल में, 4 साल में कितनी हो गई बताओ, 6750। यही तो है क्वेश्चन, 2 साल में 4500, 4 साल में 6750 हो जाती है, धनराशि बताइए। ये क्वेश्चन हमें दे दिया, हमारे लिए कुछ नहीं है अब क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है। इस 4500 और इस 6750 का जो रेशियो होगा, जो भी आए, वो इस मूलधन और इस 4500 का भी रेशियो होगा, जो इनका रेशियो होगा वो इनका भी रेशियो होगा, बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमें 4500 और 6750 दे रखे हैं, इसका रेशियो निकाल लो, जो उसका होगा वही उसका होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए निकालते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, मैंने आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं रेशियो। इसके बीच में रेशियो लगा दिया, कैसे काटेंगे, देखो एक ही संख्या से काटते हैं, 15 से काट दो, 15 तिया 45, 2 जीरो, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 ज्यादा हो जाएगा, 15 चौका 60, कितना बचा, 7 बचा, 75 हो गया, 15 पंजे 75 और जीरो, ठीक है। अब क्या आ गया रेशियो, 300 और 450, फिर जीरो से जीरो कट गया, देखो, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, 15 से ही काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो रेशियो कितना आ गया बताओ, 2 और 3, इससे ज्यादा कटेगा नहीं, 2 और 3 रेशियो आ गया। हमें पता है
जब दो दो और तीन रेशियो आया है तो इसका भी जो रेशियो होगा वो कितना होगा बताओ? 2 और 3 होगा, नहीं होगा? इसका रेशियो 2 और 3 होगा। किसका? P और 4500 का रेशियो भी कितना होगा? 2 और 3। पक्का? तो P बटे, रेशियो को हम बटे में लिख सकते हैं, P बटे 4500 किसके बराबर होगा बताओ? 2/3 के। सेम रेशियो होंगे इनके भी, 2/3 के बराबर होगा। जब P अनुपात 45 है, ये भी तो अनुपात में है, P अनुपात 45 को बटे में लिख सकता हूँ, P बटे 4500। तो इसका भी जो अनुपात होगा वो इनके बराबर होगा, क्योंकि ये अनुपात कितना आया? 2/3 आया। तो ये वाला अनुपात भी कितना होगा? 2/3, मैंने बताया है। तो ये भी क्या होगा? 2/3। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या है? P। तो P इस साइड रहने दो और सब कुछ कहाँ ले जाओ? दूसरी साइड। तो P के बटे में क्या है? 4500। कहाँ पर है? बटे में, भाग में। कहाँ जाएगा? ऊपर, गुणा में। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 गुणा 4500। 3 से काटेंगे 45 को, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 1 बचा, 15 होगा, 3 पंजे 15 और 2 जीरो लग गए। तो P बराबर क्या आ गया? 15 दूनी 30, 3000 रुपए। तो हमारा मूलधन क्या आ गया? 3000 रुपए। देखो कितना इजी इजी मतलब क्वेश्चन था, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे था। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने अभी आपको क्या बात बताया, चक्रवृद्धि ब्याज की जो क्वेश्चन है वो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं। मैंने आपको क्या बताया? जो ब्याज मिलता है वो मूलधन पर तो मिलता ही मिलता है, प्लस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल। जो पहले साल का मूलधन है और मूलधन से जो मिश्रधन बन के आया, उनका जो अनुपात होगा वो आगे वाले मूलधन और मिश्रधन के बराबर होगा। उससे आगे वाले जो मूलधन और मिश्रधन होंगे उनके भी बराबर होगा, यानी कि अनुपात जो होते हैं वो बराबर होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल। ठीक। दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया? जो मिश्रधन है जो निकल के आया, जैसे यहां पर क्या आया, ये मिश्रधन था 4500, किसका? इस मूलधन का। तो ये इसका कुछ गुना होगा। ठीक है। ऐसे ही ये मिश्रधन बना, किसका? इस वाले मिश्रधन का। लेकिन ये मिश्रधन जो था इस वाले मिश्रधन के लिए किसका काम करेगा बताओ? ये 4500 किसका काम करेगा? मूलधन का। क्यों? इस 4500 पे ब्याज मिला होगा। नहीं आई बस में? तो ये भी इसके इतना ही गुना होगा। तो ये जो इक्वल होते हैं ये सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे बात समझ में तुम्हारे? पक्का? तो आप इसी चीज को आपको ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं है इन सवालों में। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। आप इजीली कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर जरूर किया करें। ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड ले पाऊँ। डिजिटल बोर्ड काफ़ी महंगा आता है, नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड परचेज कर लेता और आपको और अच्छे से पढ़ा देता। जितना मुझसे हो रहा है मैं आपको आपके लिए 100% कर रहा हूँ, और बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पे भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। डिजिटल बोर्ड थोड़ा महंगा आता है, मैं कर रहा हूँ कोशिश जिससे कि थोड़ा सा बजट बन जाए, तभी मैं उसको ले पाऊंगा। आप लाइक शेयर जरूर किया करें वीडियो को, कमेंट जरूर किया करें। कमेंट से क्या होता है, जो और बच्चे जुड़े हुए होते हैं उनको दिखाई देता है कि कैसा लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला है, आप मुझे क्रॉस चेक जरूर करें। अगर आपके पड़ोस में कोई स्टूडेंट है वो एग्जाम देता है तो उससे एग्जाम पेपर ले लो। आप चेक करो कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, चेक करो। अगर सफिशियंट होगा कि टीचिंग वाले एग्जाम लो, आप जो टीचिंग के बच्चे हैं आपके पड़ोस में उनसे क्वेश्चन पेपर लो। ठीक है, उन्होंने जो जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं यूपी टेट वाले और सुपर टेट वाले जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं आप उनको चेक करो, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको। सी टेट में पेपर फर्स्ट में तो परसेंटेज आता है और रेशियो आता है, लेकिन पेपर फर्स्ट में ये चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, वो पेपर 2 में आते हैं। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक ही क्लास में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कौन सा वाला? मीन मीडियम मोड, जो बहुलक वाला चैप्टर है, माध्यिका वाला है, माध्य वाला है, वो चैप्टर, वहां से क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में आता है। और आपको लास्ट टाइम भी यूपी टेट में क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो मैं वो आपको डिस्कस करूंगा वो। ठीक है, एक ही क्लास में वो आपका फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो इस पे एक ऑप्शन होता है, वो खुल जाता है लाइव वाला, तो मैं आपको लाइव क्लास दे सकता हूँ। इसे अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो लाइव क्लास क्या होगा, एकदम से हो जाएगी,
और आपको 2 से 3 क्लास में मैं पर डे दे सकता हूँ लाइव क्लास में। ठीक है, तो आप कोशिश करें लाइक शेयर करने की। ठीक है, दूसरों को बोलें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, बाय।